आप सभी का स्वागत है हैप्पी क्लासेस 27-18-35 पे। वर्तमान में मेरे चैनल का नाम मैथ सांग हो गया है। थोड़ी दिनों में आपको विजुअल हो जाएगा। सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की बुक से क्लास 9 की मैथ, जिसका लोगो मैंने पहले ही लगा रखा है आपके सामने, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4। ये देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर नंबर आपका 4 पड़ता है। तो पहले हम इसके विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि समीकरण होता क्या है। इसके बाद में हम कुछ सवाल लेकर के और इसका मानक रूप बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आपके लिए बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करते हैं समीकरण की, कि समीकरण होता क्या है। देख लेते हैं समीकरण क्या है। समीकरण क्या होता है, तो समीकरण की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो होती है उसकी पक्ष के विषय में। समझिए, एक लिखावट होती है जिसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। अगर हम हिंदी में कहें तो बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। कहने का मतलब है कि किसी भी समीकरण में कितने पक्ष होते हैं। इसका उत्तर है दो पक्ष। एक हो गया आपका बायां पक्ष और दूसरा हो गया आपका दायां पक्ष। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे x² + 7x = 0। दूसरा है x + y = 11। हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं √2x + y = 0। एक अन्य उदाहरण लेते हैं xy + z = 4। ये लिखावट क्या होती है, एक समीकरण होती है। समीकरण की पहचान क्या है कि उसमें दो पक्ष होते हैं। एक दायां पक्ष होता है, फिर बराबर लगा है, और बराबर के दूसरे साइड में जो आपके दाहिने में हाथ पर पड़ता है वो आपका बायां पक्ष होता है। जैसे पहले समीकरण में हम देखते हैं कि x² + 7x, ये आपका हो गया बायां पक्ष, क्योंकि ये आपके बाएं हाथ पे पड़ रहा है। और जो आपका शून्य है वो हो गया आपका दायां पक्ष, क्योंकि ये आपके दाहिने हाथ पर पड़ रहा है। इसी प्रकार से उदाहरण 4 देखिए। आपका बायां पक्ष कौन है, xy + z, और दायां पक्ष कौन है, 4। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे हमने लिखा x² + 7x = हमने लिख दिया x³ - y। तो ये आपके क्या हो गए, समीकरण। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पर देखते हैं कि दोनों साइड में वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में। ये जो उदाहरण लिए थे इसमें वेरिएबल हमने दाएं साइड में नहीं किया था। तो किसी समीकरण में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, उसमें दाहिने हाथ पर कोई वेरिएबल ना रहे, हमेशा कांस्टेंट ही रहे। चलिए अब हम समझते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो ये मैंने क्या लिया भैया, समीकरण का उदाहरण लिया। समीकरण को कैसे पहचाने इसके विषय में आपको हम बता रहे थे कि इसमें मात्र आपके दो पक्ष होते हैं। जिस मैथमेटिक्स लिखावट में दो पक्ष हों आपके समीकरण होते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसको हम सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिखा x + y = 7। तो ये आपका क्या हो गया, दो चर वाला
रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें दो चर हैं, एक चर है x, दूसरा चर है y, और यहाँ x की एक घात है, y की एक घात है, इसलिए क्या बन गया, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दूसरा उदाहरण लेते हैं, √2x प्लस वाई बराबर 3y माइनस 2। अब यहाँ हम क्या पाते हैं कि दोनों पक्षों में, पहले हम बाएं पक्ष में देखते हैं कि चर x है और y है, और दाहिने पक्ष में चर मात्र y है, और घात कितनी है, 1। यहाँ देखिए x की कितनी घात है, 1। यहाँ y की कितनी घात है, 1। यहाँ y की कितनी घात है, 1। जो लोग ना समझ पा रहे हैं कि एक घात कहाँ से आ रही, तो ये परंपरा है कि भैया अगर x लिखा है तो हम कहेंगे x की घात 1 है, और अगर y लिखा है तो हम कहेंगे y की घात 1 है। तो परंपरा है। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों और दोनों की घात 1 हो, उस समीकरण को हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। कारण क्या है कि अगर हम समीकरण 1 यहाँ मैंने लिया है रैखिक में, समीकरण 2 मैंने रैखिक में लिया है, इनका हम ग्राफ खींचें तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक सरल रेखा ही प्राप्त होती है। अब ये बात अलग है कि जैसे मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट किया, हो सकता है कि रेखा इधर पड़ जाए या इधर पड़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं, उम्मीद है आप लोग बता पाएंगे कि कौन कौन से सवाल दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। चलिए एक प्रश्न लेकर के हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिया, पहचान करें दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये मैंने प्रश्न लिखा। आपको क्या बताना है, पहचान करें दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। देखिए x² प्लस 3x बराबर 7, दूसरा है x प्लस 3y बराबर 6, तीसरा है आपका x माइनस 2y बराबर 4, चौथा है आपका xy प्लस 7y बराबर 6, पांचवा है आपका x/2 माइनस 3y बराबर 7, और छठा है x माइनस y/4 बराबर 2x माइनस 1। इसमें हमें पहचान करना है कि कौन सा प्रश्न दो चरों वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ x की कितनी घात लगी है, 2। तो जिस समीकरण में किसी चर की घात 2 हो वो रैखिक नहीं हो सकता, क्योंकि रैखिक का मतलब होता है कि चर की घात 1 होना जरूरी है। तो यहाँ जो मुझे चर मिला उसकी घात कितनी है, 2, और यहाँ दूसरा चर भी मौजूद नहीं है, तो ये आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अच्छा, दूसरे पे हम आते हैं। इसमें आपके दो चर हैं, एक है x और दूसरा है y। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि दो चर वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें दो पक्ष हैं। समीकरण तो हो गया। अब प्रश्न है रैखिक है कि नहीं। तो रैखिक की पहचान क्या है कि दोनों चरों की घात 1 हो। तो यहाँ चर x की घात 1 है, चर y की घात 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण आपका है, मतलब सही है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 का कि क्या यह रैखिक समीकरण है या नहीं है। देखो यहाँ दो चर हैं, पहला चर है x, दूसरा चर है आपका y। यहाँ x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसलिए यह आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण है।
यहाँ देखते हैं, इसमें पहले पद में चर है x इंटू वाई के रूप में लिखा है और दूसरे पद में चर है y। तो यहाँ हम y की कितनी घात पाते हैं? 1। लेकिन पहले पद में हम y की घात 1 पाते हैं, x की घात 1 पाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ये है, लेकिन ये नहीं है। इसको समझने का प्रयास करें। जब हम चर की घात की बात करते हैं तो यहाँ जो चर आए किसी पद में गुणा के रूप में ना आवे। जैसे यहाँ x अकेले आया है, y अकेले आया है, x अकेले है, y अकेले है। लेकिन भैया यहाँ पे x और y गुणा के रूप में आया है, इसलिए आपका रैखिक समीकरण नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए, हम चर पहले खोजते हैं, क्या दो चर हैं? तो उत्तर मिला हाँ, x है, y है। क्या उनकी घातें 1 है? हाँ, x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसलिए आपका रैखिक समीकरण हो गया। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 जो मैंने टेक किया। इसमें कितनी घात है x की? 1 घात, y की 1 घात, इसलिए आपका रैखिक समीकरण है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिसके द्वारा हमने बताने का प्रयास किया आपको कि रैखिक समीकरण कैसे पहचानते हैं। अब इसी आधार पर हम चलते हैं कि रैखिक समीकरण का मानक रूप, रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ x और y क्या हो गए? चर। एक परंपरा है कि नॉर्मली हम x और y को क्या मानते हैं? चर ही मानते हैं। और इनकी घातें 1 हैं, x की घात यहाँ 1, y की घात 1 यहाँ। a और b और c के कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं। तो चूँकि x में किससे गुणा है? a में। एक्चुअली है क्या कि ये और x के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है। तो यहाँ पर a को कहते हैं x का गुणांक, अंग्रेजी में इसे कोफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि x में कौन सी राशि गुणा हो रही? ये हो रही है। अब यहाँ एक कोई संख्या हो सकती है, वो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, अंडर रूट में हो सकती है, सॉरी, भिन्न में हो सकती है। इसी प्रकार हम y के गुणांक की बात करते हैं तो y का गुणांक क्या है? b। कैसे पता चला? क्योंकि y में किस राशि से गुणा किया गया है? b से। तो b है y का गुणांक। अच्छा, जिस प्रकार से a का मान कोई संख्या हो सकता है, उसी प्रकार b का मान कोई संख्या हो सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे c के बगल में ना x है ना y है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। तो इसका मानक रूप हो गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जिसमें आपको जानना है कि a क्या है? x का गुणांक, b क्या है? y का गुणांक और c है अचर पद। अभी मैंने कुछ उदाहरण लिए थे, एक दो उदाहरण और लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे आपका लिखा है x प्लस रूट 2y बराबर 6। तो ये हमें बात किसकी कर रहे थे? मानक रूप की। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर लें x प्लस अंडर रूट 2y माइनस 6 बराबर 0, तो ये क्या हो गया? इसका मानक रूप हो गया। इसी प्रकार उदाहरण 2 की बात करें, जैसे यहाँ पर x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0, तो ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण का उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं कि जो एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, इसमें a कितना है, b कितना है और इसमें c कितना है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 में हम बात करते हैं कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। उम्मीद है आप लोग जान गए होंगे। ये मतलब x का गुणांक,
तो भैया इस उदाहरण में x के बगल में कौन सी राशि से गुणा की गई है, तो ये अकेले x लिखा है तो यहाँ 1 होगा। अब जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि x का मतलब होता है 1 इंटू एक्स। ये शो नहीं किया जाता है लिखने में, तो हम कहेंगे कि x में किससे गुणा किया गया है, 1 से, मतलब यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है। अच्छा, अब देखिए ये मानक रूप पे ध्यान दीजिए, यहाँ y में किससे गुणा किया गया है, √2 से, तो b का मान कितना हो गया, √2 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ c में किससे गुणा किया गया, c अचर पद कौन सा है, -6। अब उदाहरण 2 देखिए, x में किससे गुणा किया गया है, 1 से, इसलिए a का मान कितना हो गया, 1। अब देखिए y में किससे गुणा है, तो y के बगल में सिर्फ माइनस लगा है तो हम लिख देंगे -1, और अचर पद कितना हो गया, -7। तो हमें मानक रूप और कोफिशिएंट निकालना आना चाहिए। और अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किसी रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, और रैखिक समीकरण को हल करते समय कुछ नियम हैं, तो 2-3 नियम भी हम आपको बताएंगे। और अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।